सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौरव कुमार पाठक। आज हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों को एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत ही कम समय में छात्र राजनीति में नया मुकाम बनाया है और आम छात्रों की आवाज को बुलंद किया है। तो मिलते हैं एआईएसएफ के जिला अध्यक्ष सजग जी से। नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी नमस्कार। सजग जी, केवी स्टूडियो बेगूसराय में विगत 2 महीने से विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने हमारे बेगूसराय का नाम किया है। डॉक्टर रोशन सर ने, चूंकि वो एक चिकित्सक हैं, इसके बावजूद उन्होंने एक अलग तरह का एक मंच दिया, एक आम जैसे कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की मुहिम से। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का और केवी स्टूडियो के पूरी टीम का। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां हम युवा और छात्र, जो छात्र की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, वो आकर अपनी बात को रख सकते हैं। और मैं कामना करता हूं कि सर का केवी स्टूडियो लगातार बढ़ता रहे और हम युवाओं को जिस तरह वह प्लेटफॉर्म दे रहे हैं वह लगातार बढ़ता रहे, उनका कारवां बढ़ता रहे। सर्वप्रथम मैं और हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहेंगे। मेरा नाम सजग हुआ और मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसको शॉर्ट में एआईएसएफ भी कहते हैं, उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और लगभग 2007 से मैं इस संगठन के साथ जुड़ा हूँ और अभी लगातार वर्तमान में 2016 में मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष बना। उसके बाद फिर दूसरा भी चुनाव हुआ। हमारा लोकतांत्रिक पद्धति है संगठन का, उसमें फिर से मुझे ही चुना गया। 2 बार मैं लगातार ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का जिला अध्यक्ष हूँ अभी। सजग जी, ऐसे तो आप जिस घर से आते हैं, आपके पिताजी शिक्षा से जुड़े हुए रहे और आपने राजनीति को चुना, जहां हमारे अभिभावक हमें इंजीनियर, डॉक्टर या विभिन्न सेवाओं में देखना चाहते हैं। राजनीति के प्रति उनका आकर्षण नहीं है, फिर आपने राजनीति को क्यों चुना? आपने सही कहा कि मेरा परिवार और मेरे पिताजी सब शिक्षा जगत से हैं। मैं भी शुरू में इंजीनियरिंग, उस समय हमारे समय में ट्रेंड चल रहा था कि कोई बच्चा अगर आगे बढ़े तो इंजीनियर बने। बस। अब इंजीनियर का उतना क्या कहते हैं फेम नहीं है, उतने बच्चे जा नहीं रहे, क्योंकि रिसेशन का जब से मामला आया, जब से छटनी शुरू हुई, तब से इंजीनियर लोग बनना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन हमारे समय में, उस समय इंजीनियर का बहुत वैल्यू था। जी। मैंने भी EEE का एग्ज़ाम दिया था, मेरा रैंक भी था, मुझे एडमिशन भी मिला। लेकिन कुछ कारणों से मेरे अंदर होम सिकनेस बहुत ज़्यादा है। जी। मैं अपने माहौल में ही रहना अपने आप में ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से छोड़कर, सत्यभामा यूनिवर्सिटी है एक इंजीनियरिंग कॉलेज है चेन्नई में, वहाँ से छोड़कर मैं यूँ कहे कि गांव की मिट्टी, घर की जो खुशबू है, वो आपको वहाँ से खींचकर पुनः आपको अपने घर ले आई। ये भी बात कर सकते हैं और होम सिकनेस भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे और जगह मन नहीं लग रहा। और हो सकता है ये भी तो हो कि अगर आज आप इंजीनियरिंग में होते तो हमारे जिला को एक अच्छा छात्र नेता नहीं मिल पाता। अब ये कह सकते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ था तो मुझे वहाँ का माहौल, मैं उस जगह की बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो जगह अपने में बहुत ही है, लेकिन मैं उस जगह के अनुकूल नहीं था। अच्छा। इसलिए मैं फिर से यहाँ आया। और मेरी जबकि जीडी कॉलेज से ही मैं इंटर किया हूँ, उसके बाद मैं वहाँ गया था और उसके बाद फिर जीडी कॉलेज से मेरी ही पढ़ाई हुई। मैं बीएससी मैथ ऑनर्स था, एमएससी से मैथ से ही मैंने किया है। और यहाँ का माहौल मुझे ज़्यादा सुटेबल लगता है। सजग जी, हमारा एक प्रश्न होगा आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बहुत सारी पार्टियाँ हैं, बहुत सारी छात्र राजनीतिक पार्टियाँ थी, फिर आपने एआईएसएफ को ही क्यों चुना? 2007 में जब मैं इंटर करके, एक बच्चा इंटर में एडमिशन लेता है, 2006 में मैंने मैट्रिक किया, जब इंटर मैंने एडमिशन लिया था, उस समय इतना हड़बड़ नहीं मचा हुआ था। आज आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संगठनें हैं,
जो भी नया कोई क्षेत्रीय संगठन है, कोई जाति आधारित संगठन है, उस समय मात्र 2 ही संगठन थे। एक था AISF, एक था ABVP और कभी कभी NSUI आता, जो कांग्रेस का विंग है। मैं जब कॉलेज गया तो शायद आप लोग भी भली भांति परिचित होंगे, एक पैर का लड़का, वो एक लाठी से चलने वाला लड़का, जी। उसका नाम रूपक था। उस समय वो तत्काल और काफी जोशीले और क्रांतिकारी विचारधारा को मानने वाले जिला मंत्री थे वो हमारे संगठन के। और वह लड़का अकेले कॉलेज में खड़ा होकर लाइन लगवाता था और लड़कों की सुविधा का ख्याल रखता था। हमारे उस समय के तत्कालीन नेता थे अमीन हमजा थे, अभिनव कुमार अकेला थे। अभिनव कुमार अकेला से आप लोग भली भांति परिचित हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे संगठन, 2-3 संगठन थे। मैं उन संगठनों की बुराई नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे इसमें सबसे अच्छा यह लगा, यह सिर्फ छात्रों के हित और छात्रों के सवालों को उठाना जानता था। छात्र किस तरह अपने फॉर्म को जमा करेंगे, छात्र किस तरह कॉलेज में एडमिशन में उनको सुविधा मिलेगी, कैंपस में दलाल नहीं घूमे। दलाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप एडमिशन का समय शुरू हो गया है। आप अगर कोई भी कॉलेज जाइएगा तो वहाँ 2 से 4 लोग हमेशा मिलेंगे। ये संगठन का काम था उन लोगों को छात्रों से दूर रखना। जी। और यह चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। जो छात्र और छात्र के हित की बात करे, वह संगठन ही छात्रों का, यानी आपके शब्दों में ऐसा कहें कि AISF जो था कि आम छात्र जो पिछड़े थे या असहाय थे, जो कॉलेज के चकाचौंध से दूर थे, उसकी समस्याओं को ध्यान में रखता था, उसके साथ उनकी आवाज़ को बुलंद करता था। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर आपने AISF को चुना। क्योंकि कॉलेज में उसी तरह के बच्चे ही आते हैं जी। आपको पता है कि और सारा जो सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, और जो जैसे इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ, उसकी पढ़ाई कॉस्ट ज़्यादा होती है। जी। वो कॉस्ट का वहन गार्जियन नहीं कर पाते, तो लोग आते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, कम खर्च में करने के लिए। और उन बच्चों के साथ भी अगर आर्थिक शोषण हो, आर्थिक उनका दोहन शोषण किया जाए, तो यह तो गलत है। और उस चीज़ की आवाज़ जो उठाए, उसके खिलाफ जो खड़ा रहे, तो वह संगठन जो था उस समय, मैंने यह सबको चुना उस समय। हमारे दर्शक यहाँ से आपको सुन रहे हैं। राष्ट्रवाद को लेकर सजग जी बहुत चीज़ें सुनाई पड़ती है देश में। संपूर्ण कई बार तो ऐसा होता है कि देश में गर्म माहौल बन जाता है। राष्ट्रवाद को लेकर आप पिछले कई समयों से आपने देखा होगा कि कई बार उग्र हो गया है देश और समाज की स्थिति उग्र हो गई है। राष्ट्रवाद के संदर्भ में क्या विचार है आपके? मैं आपको पहले अपने संगठन का परिचय दे दूँ। मेरा संगठन आज 11 तारीख है, 11 तारीख शहीद दिवस है। आपको भी पता होगा कि सचिवालय पर जो 7 शहीद हैं, आज उनकी मनाई जाती है, शहीद दिवस मनाया जाता है उनके लिए। उनमें 4 शहीद AISF के हैं जो, और 1936 12-13 अगस्त, मतलब कल और परसों लखनऊ में हमारे संगठन की 1936 ईस्वी में हमारे संगठन की स्थापना हुई थी। और हमारे संगठन का मोटो ही यह था कि छात्र नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई में झोंकना। क्योंकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान सरीखे, उन क्रांतिकारियों का मानना था जब तक छात्र युवा आज़ादी की लड़ाई में नहीं आएंगे, तब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। 12-13 अगस्त को 1936 ईस्वी में हमारे देश में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो कि उस समय का सबसे पहला छात्र संगठन था, उसकी स्थापना की गई। हमारे सैकड़ों साथियों ने कुर्बानियाँ दी। उसका सच्चा प्रतीक आप सचिवालय के पास जा सकते हैं, जिसमें 4 शहीद ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के थे। तो राष्ट्रवाद तो हमने तो आज़ादी से पहले से ही निभाना सीख लिया है। हमने अपने खून देकर अब इस देश की आज़ादी में भागीदारी ली है। लेकिन अभी जो राष्ट्रवाद है, यह राष्ट्रवाद एक प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है। प्रोपगेंडा है। इस राष्ट्रवाद का कोई मायने नहीं है। राष्ट्रवाद हमारे अंदर होनी चाहिए। हम लोग को राष्ट्रवाद का मतलब यह होता है कि आपको एक और कहानी बता दूं। मतलब यूँ कहा जाए कि राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति ना हो। हाँ, नहीं, मैं आपको एक कहानी बता दूं कि राष्ट्रवाद
की परिकल्पना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनका मानना था कि अब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, देश आज़ाद हो चुका है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन को बंद कर देना चाहिए। लेकिन तत्कालीन हमारे नेताओं ने क्या कहा था? हमारे नेताओं ने कहा था कि हम अंग्रेज़ों से लड़े हैं, हम यह नहीं चाहते हैं कि उस गद्दी पर काली चमड़ी वाला कोई अंग्रेज बैठ जाए। अगर राष्ट्रवाद को निभाना है तो आपको पता है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, 3-4 महीने से हम लोग सब बंद हैं। वैश्विक महामारी। हाँ, वैश्विक महामारी है, हर देश में हर तरह की सुविधा है, लेकिन आप भी हमारे देश के हैं। बिल्कुल। क्या सुविधा हम लोगों को मिल रही है? क्या हम लोग जो आज घर बैठे हुए हैं उनको क्या सरकार सुविधाएं पहुंचा रही है? नहीं। राष्ट्रवाद, यहाँ तो यूँ देखा जा रहा है कि कोरोना वैश्विक महामारी के नाम पर भी राजनीति हो रही है। राष्ट्रवाद का मतलब यह होता है कि हमारे लोग, जो हमारे देश की जनता है, उनके सारे सुविधाओं का ख्याल रखना। चाहे वह शिक्षा से हो, चाहे वह स्वास्थ्य से हो, चाहे वह उनकी आर्थिक हो। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य, इन चारों चीज़ की सुविधा को पहुंचा देना, वह सच्ची राष्ट्रवाद है। सजग जी, युवा हमारा भारत एक युवा देश है। संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश हमारा भारत है, और आज कहीं ना कहीं हमारे देश के जो युवा हैं वो लाचार और निसहाय नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा युवा, जिसमें काफ़ी असीम संभावनाएं हैं, इससे हमारा देश फिर से अपने इतिहास को पूरा स्थापित कर सकता है, लेकिन आज वो पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है? क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अपने देश में, इसका मतलब कि हमारा युवा बेरोजगार है, और उन युवाओं को रोज़गार देने की वजह, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूँगा, यह आज़ादी काल से ही युवाओं को ठगने की राजनीति शुरू हो चुकी। मैं तत्कालीन देश के जो सत्ताधीश हैं उनकी बुराई नहीं करूँगा। उनसे पहले वाले भी जो लोग थे उन्होंने भी युवाओं के लिए कुछ खास नहीं किया है, और इसी बात को आज हमारे तत्कालीन सत्ताधीश उठाते हैं। अब जो है प्रधानमंत्री, वो हमारे पहले प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं। अब बिहार की कोई समस्या की बात की जाए तो वह उनसे पहले मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हर कोई एक दूसरे को फेंक रहा है, सिर्फ फेंकने की राजनीति चल रही है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि पहले जो थे वो भी कुछ नहीं किए। मैं उनसे सीधा सवाल करता हूँ कि वो कुछ नहीं किए, तब आपको देश की सत्ता पर आने का मौका मिला, राज्य की सत्ता पर आने का मौका मिला, लेकिन युवाओं के लिए, जो युवा देश का भविष्य है, उसके रोजगार की गारंटी, छात्रों के शिक्षा की गारंटी, यह सरकार का काम है और आपको यह करना चाहिए। हम लोग लगातार इसी चीज़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। अच्छा सजग जी, प्रवासी मजदूर, कोरोना वैश्विक महामारी के समय हमारे लाखों में लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूर जो है बिहार आए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि वो मजदूर भुखमरी के कगार पे हैं, और एएसएफ के आप जिलाध्यक्ष हैं, और कहीं ना कहीं मजदूरों की बात को भी आप रखते हैं। मैंने देखा है बहुत से सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आपको नहीं लगता कि आज भी उनकी स्थिति बहुत ही गंभीर है? सबसे पहले तो आप माफ़ कीजिएगा, आपने जिस वर्ड का यूज़ किया प्रवासी मजदूर, आपने ही नहीं सरकार ने भी किया, वह लोग हमारे हैं और उनको प्रवासी बताया जा रहा है। इसी में सबसे बड़ी राजनीति है, क्योंकि उन्हें यहाँ रोजगार नहीं दिया गया, तब वह दूसरे राज्य में गए, लेकिन उनका घर तो यही है। बिल्कुल। लेकिन हमारी सरकार उनको क्या बुला रही है? प्रवासी मजदूर। और आपने भी क्वेश्चन किया प्रवासी, क्योंकि वो सरकार का क्वेश्चन है, आपने भी किया। जब वो हमारे राज्य के लोग हैं, हमारे जिले के लोग हैं, वो कहीं कमाने गए तो उन्हें हम प्रवासी की संज्ञा दें, यह बहुत गलत है। सबसे पहली बात यह है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कोरोना काल चला, एकाएक प्रधानमंत्री आते हैं, 1 दिन का लॉकडाउन करते हैं। उस लॉकडाउन को करने में लोगों ने सोचा कि 1 दिन का लॉकडाउन है और यह ख़त्म हो जाएगा, फिर हम काम करने लगेंगे।
फिर उन्होंने लॉकडाउन को कंटिन्यू कर दिया। अब ये बताइए कि एकाएक हम किसी घर में हैं, उसको एक दिन के लिए बंद किया गया, तो हम लोग सोच लेंगे कि एक दिन के लिए घर बंद है, और उसको महीनों के लिए बंद कर दिया गया और फिर सिर्फ खोला गया और थोड़ा सा मतलब गेट खोल दिया गया, बोला अपना जुगाड़ करके जाओ। वह मजदूर बम्बई, फिर आपको क्या कहते हैं महाराष्ट्र के कई ज़िलों में, या फिर दिल्ली के हों या फिर चेन्नई के हों, वो मजदूर पैदल घर आते हैं। कितने मजदूरों की मौत हो गई। सरकार को यहाँ क्या करना चाहिए कि वह जो मजदूर हैं, या तो वह जिस राज्य में है या फिर वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस कंपनी को यह बोल देना चाहिए कि अगर आपने इन मजदूरों का ख्याल नहीं रखा, इन्हें खाना नहीं दिया या आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई, तो आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाए। सरकार जनता के लिए होता है। लेकिन हमारी सरकार ने उन मजदूरों को प्रवासी का संज्ञा देकर उनको दूर करने का काम किया। और अब भी मजदूर जो है लगातार उन्हें यहाँ काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वह दूसरे जगह पलायन करने के लिए मजबूर है। इसलिए सरकार को चाहिए कि रोजगार का सृजन किया जाए और रोजगार सृजन करके उन मजदूरों को अपने ही ज़िले में और अपने ही राज्य में काम किया जाए। तब यह अगर इस तरह का दृश्य बनेगा, तभी उन मजदूरों का कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सजग जी, आपने मजदूरों के बारे में बात की। सजग जी, कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि देश में निजीकरण का दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं निजीकरण के कारण आम आदमी को जो मिलना चाहिए, जो उनका हक है, उससे वो वंचित हो रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये निजीकरण हमारे देश के वो जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनको मुख्य धारा से जोड़ने की मुहिम हमारे राष्ट्र पुरुषों ने किया था, आज निजीकरण उसमें बहुत बड़ी बाधा है? ये जो सरकार जो आई है, वह शुरू से ही निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। यह पहली बार नहीं, रेल का निजीकरण पहला चीज़ का निजीकरण नहीं है। आपको बिजली का निजीकरण हो चुका है। आपके घर में अब चिप लगेगा। जितनी चिप में आप पैसे भराओगे उतनी ही बिजलियाँ मिलेगी। भारत पेट्रोलियम गया। हाँ, फिर आपको 49% जो आज बेगूसराय जिस पे गर्व कर रहा है रिफाइनरी, मात्र 51% सरकारी है, 49% प्राइवेट है। अगर 2% बढ़ा ना, तो वह भी निजीकरण हो जाएगा। अब रेल की बात कर रहे हैं। आपको पता है पहले रेल बेची गई, फिर अब स्टेशन को बेचा जा रहा है, स्टेशन को शॉपिंग मॉल बनाया जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, किस शॉपिंग मॉल में कौन गरीब आदमी जाता है? कोई गरीब आदमी किसी शॉपिंग मॉल में कितना जाता है वो आपको ही पता है। हमको एक मिडिल क्लास का लोग हिचकता है शॉपिंग मॉल बिल्कुल जाने के लिए। जब निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा वैसी चीज़ को, क्योंकि रेल ही गरीबों के लिए एक सुविधा है जो एक अपने एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुँच हजारों की संख्या में है। दिल्ली से भी आप देखते होंगे बहुत सारे गरीब मात्र जनरल का टिकट कटवा के वो लोग आते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं का ना ख्याल करके सरकार ने ट्रेन बेचना शुरू कर दिया। और ये जो ट्रेनें बिकी हैं, जो भी ट्रेन है, वह अगर सरकार बोलती है कि वो सब तो ट्रेन है ही ना, तो उन ट्रेनों को आप ट्रेन का सफ़र करते होंगे तो बहुत दिन देखते होंगे कि अगर राजधानी आने वाली रहती है तो दूसरे ट्रेन को रोक दिया जाता है घंटों। तो इन ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी तो घंटों किनको रोका जाएगा? यानी कहीं ना कहीं स्पेशल लोगों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, ख्याल रख रही है। यह कॉर्पोरेटों की सरकार पूंजीपति वर्ग को कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए यह सुविधाएं दे रही है और गरीबों की हकमारी कर रही है। अच्छा सर, सजग जी, जो नई शिक्षा नीति आई है पिछले कुछ दिन पहले, उसको केंद्र के द्वारा मंजूरी मिली। कई बार मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया है। आप छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, आपका क्या विचार है? नई शिक्षा नीति छात्रों के हित में है? आपने अभी इससे पहले जो प्रश्न पूछा निजीकरण, यह निजीकरण का दूसरा रूप है।
यह जो नई शिक्षा नीति है यह सिर्फ निजीकरण को बढ़ावा देने की राजनीति है। 5+3+3+3 का ये आपने सुना होगा जी, बात। बिल्कुल जी। या जब प्राइवेट स्कूल बढ़े तो हमारी सरकारी स्कूलों की क्या संख्या, क्या हालत हो गई। बच्चे वहाँ मिड डे मील खाने के लिए सिर्फ जाते हैं, उनके हाथों में किताब नहीं, थाली जरूर रहती है। जी जी। वही हाल अब कॉलेजों का होने वाला है। जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी आएंगे तो कॉलेजों की स्थिति नगण्य हो जाएगी। वहाँ पर छात्र नहीं आएंगे पढ़ने के लिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का बोलबाला होगा। आज गरीब के जो बच्चे हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर पैसे होते तो बच्चे अपने जो परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, वो इंजीनियरिंग पढ़ाते, मेडिकल पढ़ाते। उन गरीब के बच्चों का मात्र एक सहारा जीडी कॉलेज, कोऑपरेटिव कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज हैं, यही होता है। क्योंकि 3 से 4-5 हज़ार में हम लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, स्नातक की डिग्री हो जाती है। लेकिन जब यह दूसरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का खर्च 50,000 से कम नहीं होगा। और मैं यह बोल रहा हूँ आपको। और विश्वविद्यालय की जो स्वायत्ता होती है, जी जी, मतलब जो दरभंगा जो एक स्वतंत्र संस्था होती है, LNMU यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्ता है, जी जी, वह स्वायत्ता को भी छीन ली जाएगी। जी जी। उसका आपको सीधा उदाहरण बीएड की जो पढ़ाई होती है, जो दूसरे जगह पर करके आते हैं उनमें, उसमें कितना उनको पैसा खर्च होता है, और जो दरभंगा से करते हैं उनमें कितना खर्चा होता है। खर्च को बढ़ाने की राजनीति है, प्राइवेट संस्थानों को बढ़ाने की राजनीति है। एक चीज़ उसमें बढ़िया है, उन्होंने कहा कि मैं जीडीपी का 6% होगा। यह हमारे संगठन का हमेशा मांग भी रहा है, और होना भी चाहिए। जीडीपी का 6% शिक्षा को हो, या बजट का 10वां हिस्सा या 12वां हिस्सा दिया जाए, यह हमारे संगठन का मांग रहा है। लेकिन यह जीडीपी अगर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने की हो, निजीकरण को बढ़ाने की हो, तो वह शिक्षा की दुर्दशा है। शिक्षा, जो उच्च स्तरीय शिक्षा, जो कॉलेजों की शिक्षा है, उसको स्कूलों की जो शिक्षा अभी हो, जो भी सरकारी स्कूल की शिक्षा है, उस तरह बनाने की शिक्षा, वह योजना सरकार की है। अब पहले देता था यूजीसी हम लोग को अनुदान, अब क्या है, योजना आयोग, मतलब शिक्षा को भी योजना में डाल दिया गया। योजना आयोग के द्वारा हम लोगों को रुपया मिलेगा, मतलब विश्वविद्यालय को मिलेगा, महाविद्यालय को। कहीं ना कहीं निजीकरण जो है आम छात्रों के लिए बाधक बन रही है। निजीकरण आम छात्रों, नई शिक्षा नीति, हाँ, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो निजीकरण होगा, जी, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाया जाएगा, वो उन लोगों के लिए शिक्षा के दरवाजे को बंद करना है जो लोग रिक्शा चला के, जो लोग ठेला चला के, और जो लोग अपनी कुछ ज़रूरतों को कम करके अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने काफी संघर्ष करते हुए को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के स्वरूप में उनको रोकने की स्थिति बनाने की राजनीति। अच्छा सजग जी, बिहार की जो बिहार स्वर्णिम बिहार था, हमारा बिहार विश्व पटल पर हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य था, लेकिन आज जो है हमारा बिहार विश्व में ही नहीं, संपूर्ण भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है। यहाँ की जो शिक्षा की दुर्दशा है किसी से छिपी हुई नहीं है। आप छात्र नेता हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें बहुत सारे सुधार की गुंजाइश है? मैं आपको बता दूं कि शिक्षा को, यह सरकार हो या इससे पहले वाली सरकार हो, वह नहीं चाहते कि हम लोग शिक्षित हो। अगर हम लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी पोल पट्टी को जान जाएंगे, जी जी, उनके जो योजना है उनको हम लोग समझ जाएंगे जी। ये लोग हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं, इसलिए शिक्षकों और शिक्षा की दुर्दशा को यह लोग निरंतर बढ़ा रहे हैं। हम लोग जब 2 साल पहले हमारी बेगूसराय से ही मैं बताऊं, मैं महिला कॉलेज और जीडी कॉलेज इस सब में चुनाव हुआ था, तो हम लोगों ने मांग किया था शिक्षकों का। बहुत हद तक उन शिक्षकों की बहाली भी हुई, और आज हम लोगों का सीधा मानना है कि जब तक छात्र पढ़ेंगे नहीं, पीएचडी होल्डर टीचर जो कॉलेज में बैठे हुए हैं वो क्लास नहीं लेंगे, तब तक तो क्या कहते हैं, शिक्षा बढ़ नहीं, शिक्षा
का प्रसार नहीं हो सकता, कॉलेज में शैक्षणिक माहौल नहीं बन सकता है, उसके लिए हम लोग लगातार लड़े। और कोरोना में तो सब कुछ ध्वस्त हो चुका है क्योंकि महाविद्यालय बंद था। जी बिल्कुल। आप उससे पहले कॉलेज जाते जी जी तो घंटियाँ बजना शुरू हो जी चुकी जी थी, पहले घंटी नहीं बजती थी। हम लोगों का हमेशा मानना है कि पहले छात्र जो कॉलेज आते हैं उनको हर एक वर्ग में उनकी पढ़ाई हो, शैक्षणिक माहौल बने, और यह माहौल आज की सरकार बनाना नहीं चाहती है। वह हम लोगों को शिक्षा से दूर रखना चाहती है। सजग जी, आपको बहुत सारे युवा भी इस मंच से सुन रहे होंगे। क्रांति के लिए युवा हमेशा, चूँकि क्रांति की मसाल युवाओं के हाथ में होनी चाहिए, जैसे समाज में एक जागृत हो, जो हमारे इस मंच का एक या आपके जो राजनीति का एक उद्देश्य भी होता है कि एक ऐसा सुंदर समाज बनाए जिसमें सबका साथ हो। तो आप इस मंच से उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे संगठन का मोटो है स्टडी एंड स्ट्रगल। स्टडी और स्ट्रगल हमारे संगठन का कल 50वां स्थापना दिवस भी है, ग्लोरियस 85 ईयर्स। स्टडी और स्ट्रगल का मतलब है कि हम जो शिक्षा ले रहे हैं, अगर कोई भी आदमी उसमें बाधक हो, कोई भी हो, शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, या फिर कोई मनचले हो, जी जी कॉलेज में जो मनचले घूमते हैं, तो उनके विरोध करने की ताकत होनी चाहिए हम लोगों के अंदर। हम लोगों को अपने शिक्षा, जो हमारी मौलिक अधिकार है, अगर हमारे वर्ग में हमारे शिक्षक नहीं आ रहे हैं तो हम दो ही हैं या एक ही हैं, हम उनको बाधित करें कि आप हमारे वर्ग में चलें और हमें पढ़ाने का काम करें। जब तक एक आदमी आगे नहीं बढ़ेगा जी, तब तक वह कारवां बड़ा नहीं हो सकता। और किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अकेला एक आदमी को बढ़ना, शुरुआत करनी होगी, क्योंकि महात्मा गांधी बढ़े तब कारवां आगे बढ़ा, भगत सिंह बढ़े तब कारवां आगे बढ़ा, और चंद्रशेखर आज़ाद बढ़े तब कारवां। बहुत बहुत शुभकामना भी कि आप यूं ही हमारे बेगूसराय के छात्रों का ही नहीं, राज्य स्तर में भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते रहें। अंत में मैं जो एक केवी स्टूडियो डॉक्टर रोशन सर के निर्देशन में ये तैयार किया गया एक मंच है, जो बेगूसराय में जो बेगूसराय के स्टार हैं उनकी आवाज़ को आम जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और उनके विचार से कहीं ना कहीं हमारा बेगूसराय लाभान्वित हो रहा है। आप केवी स्टूडियो के बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शुरू में भी धन्यवाद दिया हूँ डॉक्टर रोशन सर का और केवी स्टूडियो की पूरी टीम का, जो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए, हम मेरे जैसे युवा के लिए, जो जिला में लगातार छात्र के लिए आवाज़ उठाएं, वैसे कोई भी युवा हो या फिर गरीबों के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाएं, यह एकमात्र अभी स्टूडियो है जो हम लोगों की एक आवाज़ बनने जा रहा है। और मैं कल्पना करता हूँ कि यह दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े, और मैं ही नहीं, बेगूसराय ज़िले में जितने भी युवा जो छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी यह आवाज़, यह केवी स्टूडियो बने। बहुत बहुत धन्यवाद सजग जी कि आपने अपने व्यस्तम समय से समय निकाल कर हमारे स्टूडियो को दिया। हमारे स्टूडियो की ओर से भी आपको उज्जवल छात्र, चूँकि छात्र राजनीति में हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निरंतर नई ऊंचाई को पाएं। बहुत बहुत आभार आपका।